हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारा लेसन 4 चल रहा था, तो लेसन 4 की ये 4th यानी कि चौथी वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन करने वाले हैं। और ये डेरिवेशन काफ़ी बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार आ चुका है, तो इसलिए 2024 के लिहाज 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको करेंगे, बहुत ही प्यार से समझेंगे। स्पेशली बायोलॉजी वाले जो कहते हैं हमको डेरिवेशन समझ में नहीं आते, हमको समाकलन अवकलन समझ में नहीं आता, आज देखना, आज के बाद में आपका डेरिवेशन करने का नज़रिया बदलने वाला है। ये डेरिवेशन सबसे खौफनाक लगता होगा आपको, लेकिन आज के बाद में ये खौफनाक नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल और सबसे सरल तरीके से। चलिएगा, देखिए क्या है डेरिवेशन का नाम, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक। देखिए पहले चीज को समझ लो, जो क्वेश्चन होता है ना उसी में आंसर छुपा होता है। परिमित मतलब क्या है कि एक निश्चित लंबाई का, परिमित यानी कि ये चित्र में यहाँ पे बना दूंगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक निश्चित लंबाई है या कि एक यहाँ से यहाँ तक, ये परिमित लंबाई का ऋजुरेखीय मतलब एक सीधा लंबा चालक, धारावाही चालक। यानी धारावाही चालक मतलब इसमें क्या है कि इसमें धारा बह रही है और ये धारावाही चालक बन गया, धारा बह गई, ये चालक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक धारावाही चालक बन जाएगा। ओके, के कारण यह धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, या धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, या धारावाही चालक के कारण या धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो। ओके, या यहाँ पर निकट की जगह पर आप कारण भी डाल सकते हो, चुंबकीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, चलिएगा। अब हमको ये पता चल गया कि ये धारावाही चालक है, इसके कारण या इसके निकट मान लीजिए एक बिंदु है P, इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखिए चित्र कैसे बनाएंगे, पहले तो इस बिंदु P से एक लंब डाल दूंगा मैं, ये डाल दिया, ये बिंदु मैंने O मान लिया, और यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। क्या है, R है। ठीक है, हम क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, और कल हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र किस नियम के आधार पर निकलता है, बायो-सेवर्ट के नियम से। और बायो-सेवर्ट में मैंने क्या बताई थी कि एक छोटा सा लघु अवयव होता है जिसको हम धारा अवयव बोलते हैं। तो हमने क्या माना कि इस यहाँ पर एक लघु अवयव मान लिया C और D, एक हमने क्या मान लिया, लघु अवयव मान लिया, जिसकी दूरी डेल्टा L या हम बोल सकते हैं DL। इसकी दूरी कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इस छोटे से अवयव यानी कि CD क्या है, CD आपका एक लघु अवयव है, लघु अवयव यानी कि एक अल्पांश है, अल्पांश भी बोल सकते हो, अल्पांश यानी लघु अवयव, या बोल सकते हो ये धारा अवयव है। ठीक है, ये धारा अवयव जिसकी लंबाई DL है। ठीक है, ये यदि मैं यहाँ से बात करूँ, देखिएगा ये बहुत छोटा है, जैसे कि एक मार्कर है, ये आपका चालक, और एक इसमें एक छोटा सा खंड ले रहा हूँ, जैसे कि ये मेरा ये मार्कर का ये यहाँ से ये नीला सा हिस्सा है, या ऐसे समझिएगा एक छोटा सा भाग ये मान लिया, तो ये CD और इसकी लंबाई मैंने डेल्टा L यानी कि 1 मिलीमीटर या एक छोटा सा। तो आप एक चीज़ सोच के देखो, जरा विचार करो, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक का एक कोण मान लूँ, ये वाला थीटा कोण मान लूँ, ये तो यही कोण ये बैठेगा, लगभग यही बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा कोण है, ये बहुत क्या है, ये लघु अवयव यानी कि अल्पांश, एक बहुत अल्प दूरी है, बहुत छोटी, नगण्य के लगभग दूरी है, बहुत छोटी, इसलिए ये थीटा लगभग दोनों कोण लगभग बराबर रहेंगे। मान लीजिए ये मैं छोटा सा मान लूँ, तो इसका मतलब सीधे यहाँ से जो कोण बनेगा इस दूरी पर, तो बात नीचे मान लो ऊपर मान लो, बात एक ही है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा एक लंब डाल देंगे, इससे लंब डाल देंगे यहाँ पर, जैसे कि ये लंब डाल दिया CD, इसको मैं E बोल दे रहा हूँ, एक लंब डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर एक कोण क्या बना दिया, थीटा बना दिया, ये वाला थीटा बना दिया, एक ये वाला थीटा बन गया। ठीक है, चलिएगा। ठीक, और देखिएगा ये वाला, अब ये वाली भुजा भी यहाँ पर कोई ना कोई कोण बना रही होगी, ये मैंने फाई मान लिया, और ये वाला बीच वाला कोण हमने क्या मान लिया, डेल्टा फाई मान लिया।
ठीक है। और एक ये वाला बिंदु भी एक कोण बना रहा होगा और एक ये वाला बिंदु भी कोई कोण बना रहा होगा, तो वो ये बना लिए मैंने, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो मैंने फाई मान लिया, और एक यहाँ से यहाँ तक का कोण है ये भी फाई मान लिया। इसको फाई 1 कह दे रहा हूँ, इसको फाई 2 कह दे रहा हूँ, ठीक है। ये फाई 1 नीचे का, ये फाई 2 मान लिया, ठीक है। और ये वाला अंदर वाला जो कोण था ये वाला मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे क्या माना, डेल्टा फाई, तो डी डेल्टा फाई इस तरीके से मान लिया। और ये वाला कोण, ये वाला मैंने फाई मान लिया। ओके, अब आपका ये चित्र तैयार हो गया। चित्र आपको समझ में आ गया होगा, यहीं से आपकी थ्योरी बन जाती है। थ्योरी में बोल दे रहा हूँ, बाकी नोट्स आपको मैं दे दूंगा। आज शाम को नोट्स 7 बजे मिल जाएंगे इस चैप्टर के, तो उसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी। थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है। क्या है, माना हमारे पास एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय धारावाही चालक ए बी है, जो हमने क्वेश्चन में लिया था वही बोल दिया। माना हमारे पास एक परिमित लंबाई का ऋजु रेखीय धारावाही चालक ए बी है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम धारावाही चालक AB पर एक लघु अवयव अर्थात एक धारा अवयव CD लेते हैं, जिसकी लंबाई डेल्टा L है, जिसकी बिंदु P से दूरी x है। मानी कि भाई ये बिंदु, ये जो दूरी है, ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी, ये x मान ली हमने, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है। तब की बात चलेंगे, बस इतनी थ्योरी लिखनी है, फिर तब करेंगे तब। अब इस छोटे से खंड की बात चल रही है भाई, इस छोटे से खंड के कारण, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ तब छोटे या लघु अवयव, ये लघु अवयव बोलेंगे, ठीक है। लघु अवयव CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमने डेल्टा B मान लिया, तो dV बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू धारा कितनी बह रही है इसमें, I धारा बह रही है। ओके, I धारा, इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा L है, इंटू साइन थीटा, कितना कोण बन रहा है, या तो ये थीटा मान लो या ये दोनों के लगभग बराबर हैं, तो साइन थीटा ले लिया, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R नहीं स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x मान ली हमने, x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली, x स्क्वायर मान ली। ओके, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इस छोटे से खंड की बात चलिए, इस छोटे खंड के कारण, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। ओके, चलिएगा। अब ये वाली दूरी का हम इस्तेमाल करेंगे, यहीं से सारी दूरियां निकाल देंगे। कैसे, अब देखिएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से आ रहा है, एक इस तरीके से जा रहा है और ये इस तरीके से है, ठीक है। ये इस तरीके से है रेखा और ये वाला लंब है इस तरीके से। लंब का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने ये लंब डाला इस तरीके से, लंब समझ लेना, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये C है, ये D है, ये इस तरीके से होगा ना, और ये वाला आपका इस तरीके से है A, और ये वाला लंब हमने इस तरीके से डाला है, यानी कि ये लंब डाला है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये वाला, ये E बिंदु है, ये वाला चित्र जूम करके ये आ गया, ऐसा समझ लो। यहाँ पर थीटा है। ओके, जब ये थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा दो भुजाओं से टच रहता है सामने, सॉरी थीटा के, जैसे ये है, ये यहाँ पर थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये वाली लंब हो जाएगी, लंब। और थीटा हमेशा आधार और कर्ण से टच रहता है, तो थीटा का ये वाला हिस्सा इसका कर्ण कहलाएगा, ये वाला कर्ण कहलाएगा, ये वाला आधार कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि आधार पर ही तो लंब खड़ा रहता है, आधार, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये अब इस वाले त्रिभुज में मैं साइन थीटा लगाऊं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा LAL, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझ लेना, LAL ये होता है लाल बट्टे कक्का, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो मैं यहाँ पर त्रिभुज लिख दे रहा हूँ। कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण,
लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। लंब क्या है, साइन थीटा बराबर, लंब क्या है इसमें, लंब है ईडी, लंब है ईडी अपॉन और कर्ण क्या है, कर्ण है सीडी, कर्ण है सीडी। अब सीडी की वैल्यू आपको डीएल दे रखी है, तो साइन थीटा इंटू ये सीडी इधर आ जाएगा, सीडी बराबर ईडी आ जाएगा, ईडी। तो ये सीडी की वैल्यू रख देंगे डीएल साइन थीटा बराबर ईडी, ये आ गया। ठीक है, तो ये वाला इस चीज़ से आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई? बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान दो कि यहाँ से हमने इस वाली त्रिभुज को समझा, ये वाली त्रिभुज में ये वाली चीज़ लंब होगी, ये वाली चीज़ आधार होगी और ये वाली चीज़ कर्ण होगी। ठीक है, सी डी यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज में सी डी ई में बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्योंकि देखिएगा इस टाइप से जो त्रिभुज रहता है तो ये वाला क्या रहता है, लंब रहता है, ये वाली चीज़ आधार रहती है, यहाँ पर थीटा रहता है तब की बात है, और ये वाली कर्ण। तो थीटा हमेशा कर्ण और आधार से टच रहता है, और थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है लंब होती है। इस थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि ईडी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ईडी क्या हो जाएगा, लंब। और थीटा दो भुजाओं से टच है, सीई और सीडी आपका कर्ण हो जाएगा और सीई आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि आधार पर ही तो लंब होता है। तो आधार लंब से जो टच वाली भुजा नीचे वाली ये क्या हो जाएगी, आपकी आधार, तो इसलिए ये चीज़ आ जाएगी, और ये आपका कर्ण, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ ईडी आ गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ईडी का मान कितना आया है। समीकरण ही समीकरण बनेंगे, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, जब कोई वृत्त होता है, वृत्त, और वृत्त में मान लीजिए हमने एक रेखा ऐसे खींच दी, ये रेखा ये वाली खींच दी, यहाँ पर एक कोण बन गया, तो ये वाली जो भुजा है ये वाली चाप कहलाती है, ये वाली चाप ए बी। तो क्या होता है, तो ये ए बी की जो दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, और ये त्रिज्या है मान लीजिए आर, तो ए बी की दूरी कैसे निकलती है, ध्यान समझ लीजिए। कोण बराबर क्या, कोण बराबर होता है चाप इंटू त्रिज्या। ठीक है, चाप इंटू त्रिज्या, सॉरी चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या, चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या, ये वाला। तो ए बी की जब हम दूरी निकालेंगे, ए बी की, तो कोण कितना है, थीटा है, और इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा आर की। ठीक है, इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो थीटा इंटू आर ये हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये ठीक चलिएगा, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर, कोण का फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक है, ये तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से, देखिएगा अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस तरीके से बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक आकृति ले रहा हूँ, आकृति बोल सकते हो, त्रिभुज भी बोल सकते हो, आकृति ई डी पी में ईडीपी। तो ये भी देखिए एक इस तरीके से ईडीपी क्या बन रही है, इस तरीके से, ये आपका ई है, ये डी है, और इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पी है, पी और पी पर जो कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में डी फाई बन रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो चाप क्या है, चाप यहाँ से ईडी, चाप है ईडी, कोण कितना है डी फाई, कोण कितना है डी फाई। ठीक है, ये ईडी और इसकी त्रिज्या कितनी है, एक्स, त्रिज्या है एक्स, ये हो जाएगी। तो देखिए ईडी का मान इस समीकरण 2 में रख देंगे, ईडी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा। अब समीकरण 2 से डी एल साइन थीटा बराबर ईडी की जगह पर मैं ये वाला डी फाई इंटू एक्स रख दूंगा, तो डी एल साइन थीटा बराबर इतना आ गया। इसको ये समीकरण 3 आ जाएगा। अब डी एल साइन थीटा की वैल्यू ये समीकरण 1 में रख देंगे, डी एल साइन थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, 1 में रख दो, क्या रख देंगे, 1 में रख देंगे हम। 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा, डी बी बराबर
म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ऐसा यहाँ पर रख दे रहा हूँ, डी वी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू, ठीक है, ये देखिएगा डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा की जगह पे डी फाई इंटू एक्स, डी फाई इंटू एक्स रख दूंगा। नीचे आपका एक्स स्क्वायर है, नीचे आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिएगा, इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा तो डी वी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक एक्स से एक स्क्वायर वाला कट गया, तो ये आ गया। अब ये एक्स बच रहा है, अब इस एक्स का भी मान निकालूंगा मैं। ये समीकरण 3, ये समीकरण 4 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक्स का मान निकालने के लिए मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा, इस वाली का, त्रिभुज ओ यानी डी से, डी ओ पी से, त्रिभुज डी ओ पी से, डी ओ पी से क्या है देखिएगा, डी ओ पी से, तो देखिएगा इसमें ये वाला कोण क्या है, फाई है कोण, तो यहाँ पर मैं, और ये वाला कर्ण है, ये वाला कर्ण है, और ये वाला चीज़ इसमें आधार है। तो आधार और कर्ण किस में आता है, एल ए एल के ए। तो आधार और कर्ण, आधार तो ये वाला है, इस वाली त्रिभुज इस तरीके से बन रही है, मैं आपको बता दूं, ये वाली आर, ये वाला यहाँ पर फाई, और ये वाली चीज़ एक्स, ये वाली डी पी एक्स हो गई, ये पी ओ आर हो गया, और ये वाला इन दोनों के बीच में बना कोण ये फाई है, ये वाली इस तरीके से ये बन गया। तो ये आपका कर्ण और ये आपका आधार, आधार और कर्ण किस में आते हैं, ये साइन और ये कॉस थीटा में आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ओ पी में कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार तो कॉस थीटा बराबर, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ आधार, इसमें लिख दे रहा हूँ आधार क्या है, आधार है कॉस थीटा बराबर आधार क्या है, ओ पी, और कर्ण क्या है, कर्ण डी पी, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आधार क्या है, आधार है आर, ठीक है, और ओ पी की वैल्यू, ओ से पी तक की वैल्यू आर, और डी से पी तक की वैल्यू एक्स आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पर है कॉस फाई, थीटा की जगह पर है कॉस फाई, थीटा की जगह पर कॉस फाई आ जाएगा, क्यों, थीटा यहाँ पर ये है कॉस फाई। समझ में आई बात, नहीं आई ये चीज़, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले ऐसे लिखिए, ये तो सूत्र हो गया कि कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस फाई आधार क्या है, आधार है ओ से पी, क्या है, आधार है ओ से पी अपॉन, और कर्ण क्या है, डी से पी। तो कॉस फाई बराबर ओ पी की वैल्यू, ओ से पी तक की वैल्यू आर, और डी से पी तक की वैल्यू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो आर अपॉन कॉस फाई आ जाएगी, आर अपॉन कॉस फाई। ये वाली वैल्यू इस समीकरण 4 में रख देंगे, ये वाली वैल्यू हम समीकरण 4 में रख देंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब तो यहाँ तक कुछ बचा नहीं है, वीडियो को पीछे करके देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए दोबारा से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ये x का मान रखने समीकरण 4 से, समीकरण x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, इस x का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो डी वी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स, और x की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, r अपॉन कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कॉस फाई ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर अदर लिख दिया, और ये कॉस फाई इधर रख देंगे, और ये डी फाई इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। इस छोटे से लघु अवयव के कारण इस बिंदु पर P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना आया, ठीक है। चलिएगा,
अब इस संपूर्ण चालक के कारण, इस देखिए संपूर्ण ये छोटे से के कारण निकला है, इस संपूर्ण चालक के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो हम क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन के हमने बताए थे, समाकलन दैनिक जीवन में और कहाँ पर यूज आता है, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझो, मैथमेटिक्स वाले भी। भाई जब भी कभी भी आपको एक छोटी चीज़ की वैल्यू दे रखी है और हमको एक बड़ी चीज़ की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वहाँ पर हम करते हैं समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन। जैसे कि अब हमारे पास में एक समझ लो ये वाला इस तरीके से एक एरिया दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब हमको नहीं पता, तो हमको यहाँ से यहाँ तक इस टाइप का एक छोटा सा ये दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसकी सहायता से हम पूरे में क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल बना देंगे और इन्हीं की सहायता से हम लिमिट लगा देंगे, सबसे छोटी लिमिट कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा लिमिट कहाँ पर है। तो उसी के आधार पर हम इस पूरे क्षेत्र का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वहाँ पर भी हमको समाकलन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अब हमको इस छोटे से के कारण यहाँ पर बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र निकल आया इतना, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये पूरा जो चालक है ऐसे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तो ऐसे ही इस छोटे के कारण कुछ निकलेगा, इसके कारण कुछ निकलेगा, ऐसे हम अलग अलग तो निकालेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन का यूज करेंगे। और समाकलन के अब हम देखेंगे कि इसकी लिमिट कहाँ पर बन रही है, अधिकतम कहाँ पर है, न्यूनतम कहाँ पर है। तो इस बीच वाला बिंदु तो ये था, तो इसका अधिकतम कहाँ पर है, ये वाला बिंदु है, और न्यूनतम कहाँ पर है, ये वाला। तो अब यहाँ से हम कोण बना लेंगे कि भैया ये वाला कोण कितना बना रहा है, ये वाला कोण बना रहा है इस बिंदु पर यहाँ से बीचों बीच से φ2, और नीचे वाला ये वाला अधिकतम क्या है, ये है न्यूनतम, यहाँ से बनाएगा ये वाला कोण बना रहा है φ1। तो ये लिमिट बन जाएगी φ1 से φ2। यदि मैं इसको इस तरीके से मानूं, ऐसे ये x है ये y है, तो नीचे वाला क्या होता है y नेगेटिव, इधर वाला क्या होता है x नेगेटिव। तो ऐसे ही यदि मैं इसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लूँ, ये मध्य बिंदु है तो मध्य से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इससे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, -φ से +φ2 बन जाएगी। -φ1 से +φ2 ये इसकी लिमिट हो गई। तो ये लिमिट लगा देंगे इस पर और समाकलन कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, संपूर्ण चालक का चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। इस संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा। समझ में आ गई क्यों, क्योंकि भैया हम ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इसमें क्या है, लघु अवयव हैं। अब हमको नहीं पता कितने लघु अवयव हैं, तो हमने क्या मान लिया, पूरी दूरी कितनी है, इतनी है AB, और AB से कितना कोण, इस बिंदु से यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, इस बिंदु से यहाँ पर कितना कोण बन रहा है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कोण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो कोण पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने कोण का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी आवश्यकता नहीं है इधर वाले की। ठीक है, बस आगे काम यहीं से होगा समाकलन से। ठीक है, अब बायोलॉजी वालों को समाकलन समझा दूंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा लिखो, यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण चालक AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम समाकलन करते हैं। ये लिख दिया है बायोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये समाकलन क्यों करते हैं हम, संपूर्ण चालक से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समाकलन करेंगे हैं। और समाकलन करते हैं जिसकी लिमिट, क्योंकि लिमिट लेकर समाकलन करते हैं, तो लिमिट क्यों लिया है हमें। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा, समाकलन करते हैं। ठीक है, जिसकी लिमिट -φ1 से +φ2 होगी। अब समझ में आ गया क्यों होगी, क्योंकि ये वाला कोण -φ1, आप जरूरी है इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, φ1 ऊपर कर सकते हो, इसको नीचे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये φ1 ये φ2 बनेगा, तो ये माइनस का, क्योंकि ये बी मध्य है ना, मध्य से नीचे φ1, माइनस का ऊपर प्लस का। ठीक है, होगी। तो अतः, ठीक है, अतः संपूर्ण
चालक AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा देखिएगा। अब भैया ये छोटे से dl के कारण चल रही थी तो हमने dv लगाया था, अब पूरा, क्योंकि अब तो पूरे के कारण निकालें चुंबकीय क्षेत्र b बना देंगे μ0/4 I/r। ये तो बाहर ले लेंगे क्योंकि ये अपने आप में कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि हमारा तो इस फाई में लगा रहे हैं ना, लिमिट किस पे लग रही है, फाई में, तो फाई पर लिमिट लग रही है तो यहीं पर लगाएंगे समाकलन इस तरीके से, ये माइनस का फाई 1 और ये कर देंगे फाई 2 इस तरीके से, यहाँ पे लिख देंगे कॉस फाई इंटू डी फाई, इस तरीके से लिख देंगे। बायोलॉजी वाले ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशली यहाँ तक रोक दीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा रफ काम सीख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो चिन्ह होता है ये वाला होता है समाकलन का, क्या होता है, समाकलन। और इस पर ये ए और बी जो रखी हुई हैं, इसको ए व बी ये दोनों कहलाती हैं इसकी लिमिट्स, क्या कहलाती हैं, लिमिट्स। इसको नीचे वाली को ये मैं ए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, ये आपकी लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर मिनिमम कहाँ से, और ऊपर वाली अपर लिमिट कहाँ तक जा रही है चीज़, तो यानी -φ1 से +φ1 तक लेंगे +φ2, तो यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे तक का निकल आया, ठीक है, ये लिमिट होता था इसका। अब देखिए सूत्र मैं आपको बता, बाकी तो बाद में समझा दूंगा, लेकिन मुझे केवल एक सूत्र समझा रहा हूँ मैं, क्या देखिए, समाकलन कॉस फाई, समाकलन कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष यदि मैं समाकलन करूँगा तो इसका हो जाता है कॉस का समाकलन। देखिएगा यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये सूत्र है कि समाकलन कॉस थीटा, इसको बोलते हैं, बायोलॉजी वाले ध्यान रखिए, मैथ वाले को तो पता ही है, कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन, तो कॉस थीटा का और ये डी थीटा और ये दोनों चीज़ लगती हैं इधर, डी एक्स लग जाए या कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से, तो ये पूरा का ये और ये दोनों मिलकर बनता है समाकलन का सिंबल, ये चिन्ह और साथ में ये दोनों मिलकर बनता है समाकलन का सिंबल। जैसे ये जोड़ है, इसी तरीके से समाकलन, तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा रहता है, ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। जैसे बायोलॉजी वालों को ये तो बहुत पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे ही समाकलन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा ये लिमिट का क्या रहता है भाई चक्कर, लिमिट का भी समझ लो। ए और बी यदि यहाँ पर लगा हुआ है तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है, बड़ा ब्रैकेट ए और बी। अब इनका क्या रोल होता है ये भी सीख लो कि यदि कोई संख्या इस तरीके से एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर पहले तो 3 रख दो, 3 का स्क्वायर, फिर माइनस जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख दो, तो 2 रख देंगे 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से कोई चेंज नहीं करना, बस x जहाँ पर है वहाँ पर हम एक बार 3 रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5, तो इसका उत्तर 5 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। बाकी समाकलन की एक वीडियो में जनरल बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब हम अपने डेरिवेशन पर आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका यदि मैं समाकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा b बराबर μ0/4 पाई I/r, ठीक है, ये हो गया। अब कॉस फाई, भाई कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, उसी तरीके से कॉस फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा, साइन फाई समाकलन हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब इसकी लिमिट क्या है, एक लिमिट ये है माइनस का φ1 और एक लिमिट क्या है φ2, ये है, ये वाली दोनों की दोनों लिमिट इधर आ जाएंगी बड़ा ब्रैकेट लगकर, ठीक है। और लिमिट का चक्कर बाबू भैया, लिमिट का चक्कर मैंने बता दिया, लिमिट का चक्कर क्या था, एक ब्रैकेट लगाएंगे जहाँ जहाँ पर, क्योंकि हमने ये फाई के साथ किया है तो जहाँ जहाँ पर फाई आया है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है, साइन φ2, अपर लिमिट ये है, एक बार फाई की जगह पर φ2 रखूँगा, फिर माइनस, एक बार साइन, एक बार इसकी जगह पर क्या रखूँगा, माइनस का φ1 रखूँगा, माइनस का φ1 रखूँगा,
फिर ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिएगा, आप जानते हो बायोलॉजी वाले, ध्यान से समझो, माइनस का साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो ये वाला माइनस बाहर आएगा तो इसको कर देगा प्लस, इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। म्यू 0/4 आई अपॉन आर बराबर ये हो जाएगा साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, इस तरीके से आ जाएगा। ये b बराबर आ गया, तो b बराबर आप लिख दोगे म्यू 0/4 आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन फाई 1 को पहले लिख दो, फिर प्लस साइन फाई 2, इस तरीके से ये आ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। एक परिमित लंबाई के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है वो ये है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये है। इसी के कारण हम अनंत लंबाई का निकालते हैं। अनंत लंबाई की एक कंडीशन बनती है, विशेष स्थिति। जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, इसे बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए भाई, अब आते हैं अपनी विशेष स्थिति पर। विशेष स्थिति समझते हैं। यदि माना कि ये तो परिमित लंबाई का था, समझो कि ये अनंत लंबाई का है। क्या? अनंत लंबाई का। अनंत का मतलब आपको पता ही नहीं है, समझ सोच के देखो कि ये इस तरीके से है और यहाँ पर ये बिंदु है। क्या है? बिंदु। यदि ये इस तरीके से, यानी यहाँ पर जो कुछ कोण बन रहा है, ठीक है, अब यदि मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा तो ये कोण का मान कुछ और बढ़ जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ पर 30 है तो ये हो सकता है कि 60 हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले बिंदु को मैं और ऊपर ले जाऊं तो ये कुछ और बढ़ जाएगा, कोण हो सकता है कि 70 हो जाए। ऐसे ही यदि इसको मैं अनंत ले जाऊं तो ये वाली भुजा ऐसे सीधी भागेगी। ठीक है, तो मतलब ये वाला कोण कितना हो जाएगा? अनंत वाली स्थिति में ये वाले दोनों कोण, यानी ये वाला बिंदु भी अनंत पहुंचा दे, नीचे वाला बिंदु भी अनंत कर दे। सोच के देखो, अनंत, कितना अनंत, तो मतलब ये वाली दूरी भी अनंत पर जाएगी तो ऐसे सीधी खिंच जाएगी। तो मतलब क्या कि ये वाली दूरी ऐसे हो जाएगी तो मतलब 90 डिग्री बन जाएगा। तो अनंत के लिए तो क्या लिखेंगे? अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए तो विशेष स्थिति लिख दीजिएगा। विशेष बिंदु क्या है? अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए फाई 1 बराबर 90 डिग्री और फाई 2 बराबर भी 90 डिग्री लिया जाएगा, क्योंकि 90-90 हो जाएगा ना। ये भी ऊपर सीधी चली जाएगी, ये भी नीचे सीधी। तो जब 90-90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0/4 आई अपॉन आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, इस तरीके से आ जाएगा। तो म्यू 0/4 आई अपॉन आर इंटू 1 + 1 आ जाएगा। साइन 90 का मान 1 और इसका भी 1। तो क्या हो जाएगा? म्यू 0/4 आई अपॉन आर इंटू 2 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा तो म्यू 0/2 आई अपॉन आर, इस तरीके से ये आ जाएगा। इतना चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? इतना चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पूरा हो चुका है। अभी ऐसे ही ऋजुरेखीय, एक लंबे ऋजुरेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसी को बोलते हैं लंबे ऋजुरेखीय। ऋजुरेखीय का मतलब क्या है? कि यही है, एक छोटा सा तार आपका लिया जाएगा तो ऋजुरेखीय तार बन जाएगा आपका छोटा सा, इस तरीके से। तो इसके चारों तरफ ऐसे धारा बह रही है, तो इस बिंदु पर निकालूंगा तो इसके कारण इस बिंदु पर आर दूरी पर तो वो यही लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? म्यू 0/2 आई अपॉन आर। म्यू 0/2 यही आपका ऋजुरेखीय का होगा। लंबे ऋजुरेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लंबे ऋजुरेखीय, तो ऋजुरेखीय का भी यही रहेगा। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, चलिएगा, बाकी आपको करा ही दिया है। अब कराया जाएगा धारावाही चालकों के बीच लगने वाला, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, सॉरी चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का व्यंजक, चुंबकीय बल का व्यंजक कराएंगे। फिर धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर कराएंगे, फिर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कराएंगे, फिर कुंडली के अक्ष पर कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, फिर धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, फिर टॉरॉइड पढ़ाएंगे और फिर आपका चलाया जाएगा आपका धारामापी, फिर धारामापी निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, इस तरीके से फिर साइक्लो इलेक्ट्रॉन, फिर हो जाएगा ये चैप्टर खत्म।
ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट ही बच रहे हैं, सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। 5-6 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर 5वां चैप्टर आपका चलाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसके नोट्स आज शाम को आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। जय